नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना, वीडियो के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहना। एक राज्य में राजा धर्मसेन के लिए पैसा ही सब कुछ था। राजा धर्मसेन का मानना था कि पैसे के बल पर दुनिया के सारे कामकाज चलते हैं। वह सोचता था कि लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ये सब पैसे के बल पर ही है। मैं यदि चाहूँ तो अभी रुपयों की इमारत तैयार करवा दूँ और पैसे के बल पर ही मेरे पास एक ज़बरदस्त फौज है और उसी के द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में मैं कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, मित्र सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के घमंड में डूबा हुआ था। उसकी जो रानी थी मीनाक्षी, वह बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ मानती थी। रानी मीनाक्षी की चतुराई के कारण ही राज्य के सारे कामकाज जो थे वह सभी सुचारू रूप से चल रहे थे। रानी का मानना था कि दुनिया में पैसे के बलबूते उतनी तरक्की नहीं की जा सकती है जितनी बुद्धि के बल पर की जा सकती है। रानी की सोच और राजा के सोच में बड़ा अंतर था, लेकिन राजा धर्मसेन के सामने साफ बात कहने में रानी को संकोच हुआ करता था। एक दिन की बात है कि राजा ने पूछा कि प्रिय रानी, सच सच बताना कि दुनिया में पैसा बड़ा है या बुद्धि। रानी मीनाक्षी राजा की बात सुनकर असमंजस में पड़ी। रानी विचार करने लगी कि सत्य कड़वा होता है। राजा की नज़रों में पैसे का जो महत्व है उसे वह अच्छी तरह से जानती थी। कुछ तो जवाब देना ही था। वह बोली कि महाराज, यदि आप सच पूछना चाहते हो तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ, क्योंकि बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सारे काम चलते हैं। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि ना हो तो सारे खजाने जो भरे हैं वह भी लुट जाते हैं, उसका सारा राजपाट चौपट हो जाता है। पैसे की इस प्रकार की निंदा सुनकर के राजा धर्मसेन को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में कहने लगा कि रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। इतना कह कर के राजा धर्मसेन ने रानी मीनाक्षी को नगर के बाहर एक मकान दे दिया रहने के लिए और उसकी सेवा के लिए 2 नौकर भेज दिए और खर्च करने के लिए तो एक पैसा भी नहीं दिया और ना किसी को कोई सामान दिया। रानी ने जो जेवर पहन रखे थे राजा धर्मसेन ने उसे भी उतरवा लिया। रानी मन ही मन विचार करने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी इस संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। राजा को एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा कि बुद्धि सबसे बड़ी होती है। नए मकान में पहुंच कर के रानी ने नौकर से एक ईंट मंगवाई और उसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट करके ऊपर से अपने नाम की एक मोहर लगा दी और फिर नौकर को देते हुए कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ है उसके पास ले जाओ और उस सेठ से कहना कि रानी मीनाक्षी ने ये धरोहर भेजी है और 25,000 रुपये मांगे गए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा जो पैसा है वह सूद सहित समय पर वापस लौटा दिया जाएगा और ये धरोहर वापस ली जाएगी। वह नौकर उस सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देख करके सेठ समझ गया कि इसमें कोई कीमती सामान है। उसने 25,000 चुपचाप नौकर को दे दिए। वह जो नौकर था रुपये लेकर के रानी के पास पहुँच गया। रानी ने इन रुपयों से अपना व्यापार शुरू कर दिया। रानी ने बहुत सारे नौकर चाकर लगा दिए। रानी नौकरों और व्यापार की देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा कमा लिया कि सेठ के पास जो उसकी धरोहर रखी हुई थी उसको भी छुड़ा लिया और उसका सारा ब्याज भी चुका दिया और उसके बाद भी उसके पास काफ़ी पैसा बच गया। रानी मीनाक्षी इन रुपयों से गरीबों के लिए मुफ्त में दवाखाना, बड़े बड़े स्कूल खुलवा दिए थे। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी थी। नगर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए थे और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी थी। इधर क्या हुआ कि रानी के चले जाने पर वह जो राजा था वह अकेला रह गया। रानी मीनाक्षी राजा को राजकाज में उचित सलाह दिया करती थी। चापलूस की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। अब रानी के चले जाने पर वहाँ के जो चापलूस थे उनका क्या कहना, उनकी तो बन पड़ी थी। चापलूस लोग राजा को लूटने लगे। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में राजा का जो भी खजाना था वह सब खाली हो गया। लालची कर्मचारी राज्य की सारी आमदनी हड़प जाते थे।
अब नौकरों का वेतन चुकाना भी राजा के लिए कठिन हो रहा था। राज्य की इस तरह की दशा देखकर राजा घबरा गया और अपना मन बहलाने के लिए अपना राजकाज जो था वह मंत्रियों को सौंप करके घूमने के बहाने निकल गया। राजा जब वहाँ से जाने लगा तो नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिल गए। उसमें से एक काना आदमी था जो राजा के पास आकर के कहने लगा कि महाराज, मेरी आँख आपके यहाँ 1000 में गिरवी रखी थी, अब आप 1000 ब्याज सहित लेकर मेरी आँख वापस कर दीजिए। राजा कहने लगा, मेरे पास किसी की आँख वाक नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर के पूछो। वह जो ठग था वह कहने लगा कि महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आँख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आँख दें, आप ही मेरी आँख दे दो। जब बाढ़ ही फसल खाने लगे तब रक्षा कैसे होगी? जब राजा ही इस तरह की बात करने लगेगा तो प्रजा का क्या होगा? आप तो राजा हैं, जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अगर आप मेरी आँख नहीं देंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। उसकी बात सुन के राजा धर्मसेन बड़ा परेशान हुआ और बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे करके 1000 रुपये निकाल करके उस ठग को दे दिए और वह ठग वहाँ से चला गया। कुछ दूर आगे चला ही था कि एक लंगड़ा आदमी उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक पैर आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपये लेकर के मेरा पैर आप मुझे वापस कर दीजिए। राजा ने उसे भी रुपये देकर के विदा कर दिया। इस प्रकार रास्ते में राजा को कई ठग मिले और राजा से रुपये ठगते चले गए। जो कुछ रुपया पैसा राजा वह साथ में लाए थे वह सब ठगों ने रास्ते में ही लूट लिया। वह खाली हाथ राजकुमारी चंद्रकांता के देश में पहुँच गया। राजकुमारी चंद्रकांता ने प्रतिज्ञा की थी कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी चंद्रकांता बहुत ही सुंदर थी और बुद्धिमान भी थी। दूर दूर से लोग उसके साथ जुआ खेलने के लिए आते थे और हार करके जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों ऐसे लोग थे, सैकड़ों राजकुमार थे जो राजकुमारी चंद्रकांता की कैद में पड़े हुए थे। मुसीबत के मारे यह राजा धर्मसेन भी उसी देश में आ पहुंचा। राजकुमारी चंद्रकांता की सुंदरता की खबर उसके कानों में पड़ी तो उसके मुंह में भी पानी भर आया। राजा धर्मसेन की इच्छा राजकुमारी चंद्रकांता के साथ विवाह करने की हो गई। राजकुमारी चंद्रकांता ने महल से कुछ दूरी पर एक कोठी बनवा दी थी। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग उसी कोठी में रुक जाया करते थे। राजा भी जाकर के उसी कोठी में पहुंच गया। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी चंद्रकांता को खबर दी और थोड़ी ही देर के बाद एक कबूतर उड़ करके आया और राजा के वहाँ पर जाकर के बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उस चिट्ठी में विवाह की शर्त लिखी हुई थी। अंत में यह भी लिखा था कि अगर तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने जब चिट्ठी खोल करके पढ़ी तो उसे अपने जेब में रख ली और थोड़ी देर के बाद राजा को राजकुमारी चंद्रकांता के महल में बुलवाया गया। राजा और राजकुमारी के बीच में जुआ शुरू हुआ और राजा जुए में हार गया। शर्त के अनुसार राजा को जेल भेज दिया गया। राजा के नगर छोड़कर के चले जाने का समाचार जब रानी मीनाक्षी को मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश को निकल पड़ी। कुछ ही दूर चली थी कि वहीं पुराने ठग फिर से आकर के रानी मीनाक्षी को भी मिल गए। सबसे पहले वही काना व्यक्ति आया और कहने लगा कि महारानी जी, आपके पास मेरी आँख 1000 में गिरवी रखी हुई थी, ब्याज सहित रुपये ले लो और आँख मुझे वापस कर दो। रानी ने कहा कि अपनी ये वाली आँख मुझे दे दो और इसके तौल में जो आँख होगी वही तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर के ठग को नानी याद आ गई। वह बहुत घबरा गया और रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आँख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आँख तुमको दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और बोला, महारानी जी, मुझे आँख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। रानी कहने लगी कि नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना नहीं चाहती। यह उचित भी नहीं है कि दूसरे की धरोहर काफ़ी दिनों तक अपने पास रखी जाए। तुम जल्दी से अपनी आँख निकाल करके मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कह करके तुम्हारी आँख निकलवा लूँगी। अंत में ठग ने प्रार्थना करके 1000 रुपये दिए और अपनी जान बचाई।
अभी कुछ दूर जाने के बाद वही लंगड़ा ठग आया और कहने लगा कि महारानी जी, मेरा एक पैर आपके यहाँ 1000 में गिरवी रखा हुआ था, ब्याज सहित 1000 रुपये लेकर के मेरा पैर मुझको वापस दे दो। रानी ने जब उस ठग की बात सुनी तो रानी ने कहा कि मुझे अपना दूसरा पैर दे दो और इसी के तौल का पैर तुमको दे दिया जाएगा। ठग ने कहा, महारानी जी, मुझे वह पैर नहीं चाहिए, आप रहने दो। महारानी ने कहा कि मुझे किसी की धरोहर रखना अच्छा नहीं लगता, जल्दी से अपना दूसरा पैर दो और उसके तौल का पैर ले लो। ठग ने कहा, मुझे अब पैर नहीं चाहिए। रानी ने सिपाहियों से कहा कि इसका दूसरा पैर काट लो। जब ठग ने देखा कि रानी के सिपाही दूसरा पैर काटने ही वाले हैं तो उसने भी 1000 रुपये दे करके रानी से अपना पीछा छुड़ा लिया। इस तरह से रानी मीनाक्षी उन ठगों से निपट करके आगे बढ़ी और राजा का पता लगाते लगाते राजकुमारी चंद्रकांता के देश में जाकर के पहुंच गई। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर के रानी को बड़ा दुख हुआ। वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि राजकुमारी चंद्रकांता किस प्रकार जुआ खेलती है। जो सारा भेद था उसे समझ करके उसने पुरुष का भेष धारण किया और कोठी पर जाकर के पहुंच गई। पहरेदार ने खबर दी और थोड़ी ही देर में कबूतर उड़ करके आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोल करके पढ़ी। कुछ समय के बाद रानी को बुलावा आया। रानी पुरुष वेश में राजकुमारी चंद्रकांता के महल में जा कर के पहुँच गई और जुआ खेलने लगी। चौसर डाली गई। राजकुमारी चंद्रकांता चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि राजकुमारी चंद्रकांता का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था और वह हार रही होती थी तब बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी और इसी के बीच राजकुमारी चंद्रकांता अपना पासा बदल देती थी। रानी मीनाक्षी ये बात पहले से ही जान चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसने उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। रानी मीनाक्षी राजकुमार के भेष में चौसर का खेल खेलने लगी। खेलते खेलते राजकुमारी चंद्रकांता जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी जो थी मीनाक्षी वह पहले से ही सजग थी। इससे पहले ही उसने अपनी आस्तीन से वह चूहा निकाल करके बाहर रख दिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी चंद्रकांता के इशारे का उस बिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी चंद्रकांता के बार बार कहने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई और राजकुमारी चंद्रकांता हार गई। यह खबर तुरंत सारे नगर में फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी मीनाक्षी कहने लगी कि विवाह तो शर्त पूरे होते ही हो गया, रहा फेरे पड़ने का दस्तूर वे घर चल करके पूरा कर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। राजकुमारी चंद्रकांता रानी जो पुरुष भेष में थी उसकी बात सुन करके राजी हो गई और पुरुष भेष रानी मीनाक्षी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद करके कोड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी थी और इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भराया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सभी कैदियों की नाक से कोड़ी निकाली गई। नाई को बुला करके सबकी दाढ़ी बनवाई गई, बाल कटवाए गए और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके स्वादिष्ट भोजन करा करके उन सबको छोड़ दिया गया। राजा ने राजकुमार बनी रानी मीनाक्षी की जय जयकार बोल करके सीधी घर की राह पकड़ ली। दूसरे दिन सुबह रानी राजकुमारी चंद्रकांता को विदा करा करके हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चल पड़ी। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे राजकुमारी चंद्रकांता की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में जाकर के पहुंच गई और नगर के बाहर अपनी कोठी में रुक गई। राजा जब लौट करके अपने नगर आए तो देखते हैं कि रानी के मकान के पास औषधालय और पाठशाला आदि कई इमारतें बनी हुई हैं। यह सब देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा कि रानी को मैंने एक पैसा नहीं दिया, फिर भी उसने यह सब कैसे किया। उसने लाखों की इमारतें कैसे बनवा डाली। पैसे का महत्व उसकी नज़रों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। शाम के समय उसने रानी मीनाक्षी को बुलवाया और पूछा, कहो रानी, अब तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा।
रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी और हकनी राजा के सामने रख दी। राजा विस्मित होकर के रह गया, सोचने लगा ये चीज़ें इसे कहाँ से मिली। इतने में रानी ने राजकुमारी चंद्रकांता को बुला करके उसके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली रह गई। वह समझ गया कि राजकुमारी चंद्रकांता की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं था, उसकी बुद्धिमान रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर के सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोच करके कहने लगा कि रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से राजकुमारी चंद्रकांता का विवाह राजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ और वह दोनों रानियां एक साथ मिलकर के बड़े आनंद से राजा के महल में रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि सबसे बड़ी होती है। जिसके पास बुद्धि है और जो बुद्धिमान है वह पैसे को तो इकट्ठा कर लेगा और पैसे को कमा लेगा, और जिसके पास बहुत सारा धन है, यदि उसके पास बुद्धि नहीं है तो वह आए हुए धन को भी खो देगा।